प्यारे बच्चों, हमारी एक नई वर्कशीट आज हमें करनी है, वर्कशीट नंबर 37। और ये हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर से है 29 सितंबर 2020 के लिए। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ज्योग्राफी से है ये हमारी वर्कशीट। और इस वर्कशीट में बेटा हमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के बारे में पढ़ना है। अब ये जीवन रेखाएं लाइफलाइंस है क्या, सबसे पहले हम इस बात को समझ लें। जैसे हमारा पूरा शरीर होता है और इस शरीर के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिससे कि ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी में। हार्ट ब्लड को पंप करता है, सब लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। तो एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके थ्रू ब्लड ट्रैवल करता रहता है, पूरे शरीर में आता जाता रहता है। ऐसे ही हमारे देश में भी एक पूरा जाल बना हुआ है। उस जाल के द्वारा लोग और सामान पूरे देश में इधर से उधर आते जाते रहते हैं, और इस सामान और लोगों का आना जाना हमारी अर्थव्यवस्था को बल देता है, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं रखा गया है। अब ये जाल क्या है, जो इस जाल के द्वारा हम और सामान इधर से उधर आते जाते हैं? तो ये जाल है सबसे पहला सड़क का जाल, रेलवे का जाल, नहरों का जाल, वायु मार्गों का जाल। वायु मार्गों का जाल दिखता नहीं है लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर होता है। आज की वर्कशीट में हमने सड़कों के जाल के बारे में पढ़ना है, और हमें यहाँ पर दिया गया है कि भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यानी भारत में जो सड़क का जाल है वो विश्व के बड़े देशों के मुकाबले में है। यानी हमारे देश में बहुत ज़्यादा सड़कें हैं, जहाँ भी तुम जाते हो तुम्हें आसानी से 10, 20, 50 मीटर चलने के बाद सड़क मिल ही जाएगी। सभी देशों में ऐसा नहीं है। हमारे देश में अगर जितनी सड़कें हैं उन सब की लंबाई नापी जाए तो ये लगभग 56 लाख किलोमीटर के आसपास है भाई, 56 लाख किलोमीटर। रेलवे का जाल भी है, सड़क का जाल भी है, लेकिन सड़क के जाल का महत्व रेल के जाल से ज़्यादा है। यानी सड़कें हमारे ज़्यादा काम आती हैं, रेलवे का जाल हमारे बहुत काम आता है, लेकिन सड़क के मुकाबले कम काम आता है। अब यहाँ पर हमें कुछ कंपैरिजन के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, रेलवे लाइन को बनाने की लागत कम होती है। सॉरी बेटा, सड़क के जाल को बनाने की लागत कम होती है। देखो, हमें रेल का जाल बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले ज़मीन पे हमें पत्थर बिछाने पड़ेंगे, फिर रेल की लाइन बिछानी पड़ेगी, बिजली के खंभे लगाने पड़ेंगे। तो रेलवे को बनाने के लिए जो हमारी लागत आती है वो सड़क को बनाने की लागत से बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमें यहाँ से 100 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनानी है उसमें हमारे कई सौ करोड़ रुपए लग जाएंगे, जबकि सड़क बनाने के जो काम है वो कुछ ही करोड़ रुपए में पूरा हो जाएगा। तो सड़क बनाने की लागत रेलवे लाइन बनाने की लागत से बहुत कम होती है। ये बात ज़रूर है कि रेलवे को चलाने की लागत सड़क की लागत से कम होती है। अगर हमें बहुत सारा सामान बहुत दूरी तक भेजना है तो रेल से खर्चा कम आएगा, रेल की टिकट कम होगी। लेकिन अगर हमें कम दूरी तक जाना है तो वहाँ पर सड़क ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उसके बारे में हम आगे किसी पॉइंट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि सड़क को हम ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर बना सकते हैं। देखो भाई, रेल बनाने के लिए हमारे पास ज़मीन सपाट और सीधी होनी चाहिए। इंग्लिश में भी सेम पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, बस ये पॉइंट ABCD करके यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हमें हिंदी वाले पॉइंट से समझकर इंग्लिश में उसे मन में मान लेना है, और इंग्लिश में हम उसको फिर लिख भी पाएंगे अच्छे से अगर हम हिंदी में एक बार समझ गए तो। सड़क को हम ऊबड़ खाबड़ इलाके में बना सकते हैं, जो इलाके टूटे फूटे हैं, पहाड़ी है, ढलान ज़्यादा है, एकदम से ऊंचाई आ गई या एकदम से ढलान आ गई, वहाँ पे हम सड़क को बना सकते हैं। या हमें कोई तीखा मोड़ लेना पड़ गया। रेलवे ऐसी लाइन पे नहीं बनाई जा सकती भाई, एकदम से चढ़ाई आएगी रेलवे लाइन। कभी भी तुम नहीं देखोगे कि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे रेलवे लाइन बनी हुई है या बिल्कुल तीखी ढलान पे रेलवे लाइन बनी हुई है, बिल्कुल नहीं बन सकती। इवन के अगर हमें
रास्ते को लेफ़्ट या राइट मोड़ना है तो सड़क को तो हम बहुत कम दूरी पे 90 डिग्री के कोण पे भी मोड़ डालेंगे या 90 डिग्री से कम के कोण पे भी मोड़ सकते हैं हम। लेकिन रेल को मोड़ने के लिए तो बहुत लंबा रास्ता चाहिए। अगर रेल को लेफ़्ट से राइट मुड़ना है, सीधा जा रहे राइट मुड़ना है, तो लगभग वो पौना किलोमीटर 1 किलोमीटर का रास्ता चाहिए, उसके बिना रेल नहीं मुड़ सकती। तो यहाँ पर भी सड़क ने बाजी मार ली। थर्ड आता है कि रेल को हम ढाल प्रवणता और पहाड़ी क्षेत्रों में भी निर्मित कर सकते हैं। देखो भाई, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट ये लगभग एक ही जैसे हैं। सेकंड पॉइंट में हमें बताया गया कि ऊबड़ खाबड़ इलाकों में सड़कें बनाई जा सकती हैं, यानी एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऊबड़ खाबड़ इलाका है। और विच्छिन्न भागों में बनाई जा सकती है, यानी बीच में सड़क आ गई, फिर सड़क बीच में टूट भी गई तो आगे फिर दोबारा सड़क आ जाती है। और थर्ड पॉइंट में हमें दिया गया है कि अधिक ढाल वाले इलाके में, यानी एकदम से ढलान आ जाए या एकदम से तीखी चढ़ाई आ जाए, वहाँ पे भी सड़कें आराम से बनाई जा सकती हैं। फोर्थ पॉइंट हमें दिया गया है कि अगर हमें कम लोगों को कम दूरी तक लेके जाना है या कम सामान को भेजना है तो हमारे लिए सबसे अच्छा साधन केवल और केवल सड़क है। हाँ, अगर ज़्यादा दूरी तक जाना है, ज़्यादा लोगों को जाना है या ज़्यादा सामान लेके जाना है तो रेलवे सबसे सस्ती पड़ती है। अगर तुमने यहाँ से कलकत्ता कोई माल भेजना है और बहुत सारा माल है, कलकत्ता तक 2000 लोगों ने जाना है, तो रेल सबसे सस्ता साधन है। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाना है, 10 किलोमीटर दूर जाना है, तो सड़क का परिवहन सबसे सस्ता होता है। यानी कम लोगों को कम दूरी तक जब जाना हो तो सड़क परिवहन ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़्यादा लोगों को ज़्यादा दूरी तक जाना है तो रेल परिवहन सबसे अच्छा होता है। जो हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, ये बड़ा मज़ेदार और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सड़क परिवहन डोर टू डोर फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। देखो भाई, किसी के भी घर तक रेलवे लाइन नहीं जाती। अगर हम रेलवे लाइन से कोई रेल से सामान भेजेंगे तो हमें सामान रेलवे स्टेशन से रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना पड़ेगा, यानी वो सामान रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन तक जाएगा। जबकि सड़क परिवहन की खास बात ये होती है कि माल एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक पहुंच जाता है बीच में बिना रुके। यानी एक दरवाजे से माल को लादा जाएगा किसी गाड़ी में या एक दरवाजे से किसी कार में लोगों को बिठाया जाएगा और उन्हें जहाँ जाना है दूसरे शहर में भी वो जाके घर के आगे उतर सकते हैं। जबकि रेल परिवहन में, वायु परिवहन में बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहले तो तुम्हें रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा, वहाँ से रेलवे स्टेशन से रेल तुम्हें दूसरे स्टेशन तक ले जाएगी और फिर वहाँ से तुम्हें खुद अपने घर जाना पड़ेगा। माल के बारे में भी ऐसा ही है, पहले माल को रेलवे स्टेशन तक पहुँचाओ और फिर आगे रेलवे स्टेशन से उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाओ। तो यहाँ पर सड़क परिवहन की खास बात ये आ जाती है कि सड़क परिवहन डोर टू डोर फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। और इसी में भी हमें एक सब पॉइंट दिया गया है कि सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी कम होती है। भाई, सामान को चढ़ाना और उतारना है, हमारे घर के बाहर गाड़ी आ गई तो लोग मिलकर सामान को चढ़ा लेते हैं, उतार लेते हैं। जबकि रेल परिवहन में ऐसा नहीं है। वहाँ पर तुम सामान को रेल में यहाँ से चढ़ाने के लिए ले जाओगे तो रास्ते के परिवहन की लागत हो जाएगी, माल ढुलाई तुम्हारी बहुत लग जाएगी, तो कॉस्टली हो जाएगा वो। अगला हमारा आता है कि सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के उपयोग में कड़ी का कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, समुद्री पत्तन। अब इसका मतलब क्या है बेटा कि परिवहन के जो बाकी साधन सड़क परिवहन के अलावा होते हैं, कौन से होते हैं? सड़क परिवहन के अलावा रेल परिवहन होता है, सड़क परिवहन के अलावा वायु परिवहन होता है, सड़क परिवहन के अलावा समुद्री परिवहन होता है। ये सारे के सारे परिवहन के साधन रेल परिवहन के बिना अधूरे हैं। कैसे अधूरे हैं? सपोज़ करो कि किसी व्यक्ति को, वो व्यक्ति रहता है शिमला में, शिमला से वो ट्रेन पकड़ता है और टॉय ट्रेन में वो आ जाता है किसी सड़क परिवहन के आसपास। फिर वहाँ से वो रेल पकड़ता है दूसरी, और उस रेल को पकड़कर, या शिमला का एग्जांपल छोड़ो, हम लोग एग्जांपल लेते हैं पानीपत का। कोई व्यक्ति पानीपत में रहता है और उसे अमेरिका जाना है या उसे मुंबई जाना है, तो पानीपत से सबसे पहले वो रेल पकड़ के दिल्ली आएगा। दिल्ली आकर वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरता है। अब उसे
हवाई जहाज में बैठना है, फ़्लाइट से वो जाएगा मुंबई, तो मुंबई की फ़्लाइट पकड़ने के लिए उसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएगा? किसी गाड़ी से या कैब से, और फिर वो वहाँ से प्लेन को पकड़ के मुंबई पहुँच जाएगा। तो यानी क्या हुआ, पहले वो व्यक्ति घर से रेलवे स्टेशन तक आया किसी रिक्शा में या किसी गाड़ी में, देन रेलवे स्टेशन से दिल्ली आया, और दिल्ली से एयरपोर्ट तक कैसे गया? किसी गाड़ी में गया, किसी बस में गया। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट कंक्लूज़न क्या आता है कि रेलवे को और वायु परिवहन को बीच में किसने जोड़ा, कनेक्शन किसने प्रदान किया? सड़क ने। यानी रेलवे, वायु परिवहन, समुद्री पतन, इन तीनों को भी आपस में जोड़ने का काम सड़क परिवहन करता है। अगर सड़क परिवहन ना हो तो ये तीनों के तीनों परिवहन अपने आप में ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे। विदेशों से माल आता है, समुद्री पत्तनों पर पानी के जहाज़ों से माल आता है, वहाँ उतरने के बाद क्या होता है, रेलगाड़ी में चढ़ा दिया जाता है, शहरों तक आ जाता है, और रेलगाड़ी से फिर गाड़ियों में चढ़ा के सड़क के द्वारा ही भेजा जाता है लोगों के घरों तक। तो सड़क परिवहन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सड़क परिवहन के बिना हमारा जीवन अधूरा है। और टॉपिक से इस बात को अगर हम जोड़ें तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा यानी सड़क परिवहन हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। सड़क परिवहन की मदद से ही हमारे देश की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से चलती है, माल का आदान प्रदान होता है, लोग आते जाते हैं व्यापार के लिए और अन्य कारणों से। तो सड़क परिवहन हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारे देश के लिए नहीं, सभी देशों के लिए बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में हमें यहाँ दिया गया है, देखो फर्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस। रेल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत लोअर होती है। सेकंड पॉइंट हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वाला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमें दिया गया, रोड कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, यानी अनड्यूलेटिंग ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ रास्ते पे रोड परिवहन को बड़े आसानी से बनाया जा सकता है। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड एज सच कैन ट्रैवर्स माउंटेन्स सच एज हिमालयाज। हिमालय में भी भाई कहीं भी तुम जाओगे तुम्हें रेलवे लाइन नहीं मिलेगी, तुम्हें कहीं भी वायु परिवहन तो खैर मिल जाता है, लेकिन तुम्हें रेलवे लाइन कहीं नहीं मिलेगी हिमालय में, तुम्हें वहाँ पर सड़क परिवहन जरूर मिलेगा। हिमालय में कहीं भी जाता है, अब चाइना तक हम लोग क्या बना रहे हैं, चाइना के बॉर्डर तक रोड्स बना रहे हैं, रेल परिवहन तो नहीं बना रहे ना। नेक्स्ट हमारा आता है, रोड ट्रांसपोर्ट इज़ इकोनॉमिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन फॉर few person relatively smaller amount of goods over short distances. It is also provides door-to-door service. Thus, the cost of loading and unloading is much lower. Road transport is also used as a feeder to other modes of transport, such as they provide a link between railway stations, sea air and seaports. नेक्स्ट में बेटा हमें यहाँ पर मैप दिया गया है, और इस मैप में हमें यहाँ पर बताया गया है कि ये देखो पूरा एक जाल दिया गया है, मैप फेड है, आपके बुक में मिल जाएगा। यहाँ पर सड़क का पूरा एक जाल दिखाया गया है, और एक ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है इसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। और स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग हमारे देश का एक सुपर हाईवे कहा जाता है, जिसके द्वारा हम पूरे भारत को ऊपर से नीचे तक जोड़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास ना एक तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है जो तुम्हें रेड कलर में जो तुम्हें गोल्डन कलर में नज़र आ रहा है, और एक दो लाइनें ऊपर से नीचे तक बनी हुई हैं। फर्स्ट लाइन हमारी ऊपर से नीचे तक ये बनी हुई है, और सेकंड लाइन हमारी राइट टू लेफ़्ट बनी हुई है। इनको बोलते हैं कॉरिडोर्स। ऊपर से नीचे जो आ रही है उसको बोलते हैं हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा, और जो राइट टू लेफ़्ट जा रही है उसको हम बोलते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। हमें यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, सड़क परिवहन की किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए। हमें ऊपर सड़क परिवहन की 6 विशेषताएं बताई गई हैं, कोई भी 3 तुम समझ के लिख सकते हो। सेकंड है, क्या आप उन राजमार्गों के नाम बता सकते हैं जिनसे होकर आपने यात्रा की है। तो यहाँ पर बेटा तुम उन राजमार्गों के नाम बिल्कुल बता सकते हो। राजमार्ग को हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं नेशनल हाईवे। तुम सड़क से जाते हो तो तुमने ज़रूर लिखा देखा होगा NH1, NH2, NH10, NH7, तो नेशनल हाईवे नंबर होता है।
अपने परिवार में बात करो, ज़रूर तुम लोग अपने गांव जाते होंगे और किसी ना किसी नेशनल हाईवे से होकर ही जाते हो। तो इसके प्रश्न के उत्तर में तुमने लिखना है कि तुम्हारे गांव तक का कौन सा नेशनल हाईवे है जिससे होकर तुम गए हो कभी भी। और तुम गूगल मैप पे भी इसको अपनी देख सकते हो, अगर नेविगेट करोगे अपने गांव की तरफ और सड़क को चूज़ करोगे तो तुम्हें ज़रूर नेशनल हाईवे का नंबर बताएगा। थर्ड क्वेश्चन है, किन 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जोड़ा गया है। देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पर हमें पॉइंट मिल जाता है दिल्ली, यहाँ पर मिल जाता है कोलकाता, यहाँ पर हमें मुंबई मिल जाता है और यहाँ पर हमें चेन्नई मिल जाता है। तो इन 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग के द्वारा जोड़ा गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, बेहतर सड़क परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार हमारी ज़िंदगी में गुणात्मक बदलाव लाती है। उदाहरण देकर समझाएं। बेटा देखो, बेहतर सड़क परिवहन होगा, आज हम सड़क पे निकलते हैं तो सड़क बहुत अच्छे से बनी हुई है और सड़क में गड्ढे नहीं हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है, हम तेज़ी से बहुत आराम से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसमें तेज़ी भी होती है कि सड़क में गड्ढे नहीं है तो गाड़ी तेज़ चलती है, दूसरा सड़क में गड्ढे नहीं होते हैं तो हमें आराम भी मिलता है। तो हमारे जीवन में ये गुणात्मक बदलाव आता है कि हम कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं। दूसरा, जब माल को लाया ले जाया जाता है तो हमारे पास माल कम समय में उपलब्ध हो जाता है और सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो जाता है। यानी हमारे पास फल और सब्जियां आ रही हैं गाँव से, तो उनको लाने में कम समय लगता है, यानी कम समय में फल और सब्जियां हमारे घरों तक पहुंच जाती हैं, वो ताज़ी होती हैं। और जब लाने में कम समय लगता है तो उनका खर्चा भी कम पड़ता है। तो ये भी हमारे जीवन में गुणात्मक बदलाव है, यानी हमारे जीवन में हमें फ्रेश फल और सब्जियां खाने को मिल रहे हैं, कम कीमत पर खाने को मिल रहे हैं। हम जितनी भी यात्राएं करते हैं उन यात्राओं में कम समय लगता है, खर्चा कम आता है। इसके अलावा कोई मरीज़ है जिसको फटाफट से हॉस्पिटल ले जाना है, तो जितनी अच्छी सड़कें होंगी, चौड़ी सड़कें होंगी, फटाफट से उसको हॉस्पिटल ले जाके जान बचाई जा सकती है। मेडिकल हेल्प को जल्दी से पहुंचाया जा सकता है। इमरजेंसी सुविधाएं, मेडिकल हेल्प के अलावा कहीं आग लग गई है तो फायर टेंडर को जाना है। सड़कें ज़्यादा होंगी, सड़क की क्वालिटीज़ अच्छी होंगी तो फटाफट से फायर टेंडर जाकर आग बुझा सकते हैं। कहीं पे दंगा फसाद हो जाता है, पुलिस को वहाँ पर पहुँचने में आसानी होती है। इवन कि तुम सब बच्चों को भी अगर सड़क परिवहन अच्छा है तो तुम्हें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक, स्कूल कॉलेज तक पहुँचने में आसानी होती है। अब तो तुम स्कूल में पढ़ रहे हो, कल को तुम जाके कॉलेज में किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे तो वहाँ तक अगर कनेक्टिविटी अच्छी है, सड़कें बस आराम से मिल जा रही है कॉलेज तक जाने के लिए तुम्हें, तो तुम्हें अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव नज़र आएगा, यानी लाइफ की क्वालिटी हमेशा उससे अपग्रेड होगी, हमारा जीवन सुगम होगा और सफल होगा। तो बेटा इस वर्कशीट को समझना है। नेक्स्ट 2 वर्कशीट में हम इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे और चारों क्वेश्चंस को करना है। सभी बच्चों ने समझ के करना है। कहीं भी कोई डाउट आता है तो मुझे मैसेज करो, पूछो, मैं तुम्हारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और सभी बच्चों ने इन चारों प्रश्नों को के उत्तर लिखने हैं, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने हैं, पॉइंट बना के लिखने हैं। ओके बेटा, गुड लक।